बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमने प्रैक्टिकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे पास सर्वर होना चाहिए, ठीक है, डोमेन होना चाहिए और हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल होनी चाहिए। सर्वर हमारे पास मौजूद है, सर्वर हमने परचेज़ किया हुआ है, उसकी एक्सेस जो है सर्वर की वो आपको जो है लिंक सेंड कर दूँगा, स्काइप पे या व्हाट्सएप पे, जिस तरह लिंक है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। सबसे पहले जो है हम अपने सर्वर को एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। उसके लिए ये है कि हमारे पास ये एक डोमेन है, हम इस डोमेन पे काम करेंगे beingdigita.com/cpanel। हमारे पास इस तरह होता है कि आपके पास अगर आप सर्वर है तो सर्वर के साथ आप मल्टीपल डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सर्वर है और इस सर्वर में हमारे पास 4 से 5 डोमेन्स कनेक्टेड हैं। हमने जिस डोमेन पे काम करना है उस डोमेन का नाम है beingdigita.com और इसके कंट्रोल पैनल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, .com के बाद साथ लिख देते हैं cpanel। cpanel हमने लिख दिया है, इसको हम एंटर करते हैं और इसको हमने अपना एड्रेस लिखा है और साथ हमारे पास ये लॉगिन पेज निकल के आ गया। अब आपने करना क्या है कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेना है। यहाँ पे यूज़र नेम हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये हम यहाँ से लगा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से है। अब ये है कि जब आप कहीं से सर्वर परचेज करते हैं तो आपको cpanel का यूज़र नेम और पासवर्ड वो दे देते हैं। आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने अपना यूज़र नेम लिख दिया और पासवर्ड लिख दिया, इसके बाद हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास हमारे कंट्रोल पैनल की डिटेल्स निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट किस्म की हमारे पास सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं और उस पर काफ़ी सारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस शो हो रहे हैं, लेकिन आपने इन ऑप्शंस को देख के परेशान नहीं होना कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, हम इनको कैसे मैनेज करेंगे, इनके ऊपर कैसे वर्क करेंगे। तो हमारे काम की cpanel में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के हम आप अगर यहाँ से आपको चीज़ नहीं मिलती तो आपके पास यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे लिख के भी उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने फाइल लिखा है तो ये मेरे पास आ गया। फाइल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आगे जो है फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा। अब फाइल मैनेजर का जो हमारे पास वर्क फ्लो है वो इस तरह से, जैसे आपके कंप्यूटर का वर्क फ्लो है कि आप फोल्डर में आपकी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, इसी तरह आपके जो फाइल मैनेजर है इसमें भी आपके फोल्डर में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाए, इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, रूट डायरेक्टरी आपके काफ़ी सारे डोमेन्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये .pk है, .com है, ये एक और डोमेन है, इनिशियल डोमेन है, ये काफ़ी सारे हमारे पास डोमेन्स हैं। हमने यहाँ से अपने काम का डोमेन देखना है जिसके ऊपर हमने काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये डोमेन है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे beingdigita.com। तो हम डबल क्लिक करके इस डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इस डोमेन के फोल्डर में आ गए, जितनी फाइलें पड़ी हुई हैं वो सारी इस डोमेन के ऊपर पड़ी हुई हैं। अगर हम इस डोमेन को एक्सेस करें beingdigita.com, इसको देखें कि इसके अंदर पड़ा क्या हुआ है। इसको हमने लिखा है तो इसके अंदर एक सिंपल सा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हमने एक अलग फोल्डर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैं चाहता हूँ कि beingdigita.com/ एक फोल्डर आ जाए और उसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना दूँ। जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है बैच 1 के नाम से। ठीक है, इसको जाते हैं बैच 1 क्लिक करते हैं और मैं चाहता हूँ कि बैच 1 के अंदर जो है मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ और उसके अंदर मैं अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल के अंदर और गूगल के ऊपर आपने जाके लिखना है वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस आप लिखेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस की वेबसाइट निकल के आ जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए तो आपको यहाँ पे .com की वेबसाइट भी मिलती है और .org की वेबसाइट भी मिलती है। इन दोनों के डिफरेंसेस मैंने आपको कल बता दिए थे कि हम कौन सा यूज़ करेंगे और कौन सा नहीं यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है wordpress.org के ऊपर, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आपने क्लिक करना है गेट वर्डप्रेस के ऊपर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप सिंपली यहाँ से आके आप वर्डप्रेस
डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसका एक पुराना वर्जन डाउनलोड करें, क्योंकि हमेशा वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं वो डिफरेंट थीम प्लगइन के साथ कंपैटिबल होती है। ठीक है, तो आपने कंपैटिबिलिटी इशू को जो है सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह जहाँ पे आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ है डाउनलोड वर्डप्रेस का, तो यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास एक ऑप्शन लिखा हुआ होगा ऑल रिलीजेस का। ऑल रिलीजेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्डप्रेस के जितने भी पुराने वर्जन हैं वो सारे यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी पुराना एक वर्जन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक वर्जन पीछे वाली फाइल डाउनलोड करें। जैसे हमारे पास एक लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5.7.2, तो हम बेस्ट प्रैक्टिस ये करते हैं कि हम 5.7.1 की फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से जिप के ऊपर क्लिक करना है तो हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो एक और चीज़ ये आपको बात बताता चलूँ कि जो जैसे कि ये हमारा सर्वर है cPanel है, इसके ऊपर सिर्फ जिप फाइल एक्सेप्टेड है। ठीक है, अगर आप अपनी फाइल की जिप बनाते हैं जनरली, जैसे अगर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल की एक जिप फाइल बना रहा हूँ, मैं आर्काइव पे जाऊँगा तो हमारे पास जिप बनाने के 3 तरीके हैं, RAR फाइल है, RAR5 है और जिप है। अगर एक बंदा नॉर्मली जब जिप फाइल बनाता है तो वो RAR फाइल करके इसको जिप बना देता है और उसकी फ़ाइल आपके पास बन जाती है, ये देखें। और इसको अगर आप ये देखें तो ये WinRAR की फ़ाइल है। अगर इस फाइल को हम अपने सर्वर पे अपलोड करें तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये RAR फाइल है। सर्वर के ऊपर आपकी सिर्फ जिप फाइल काम करती है। तो अगर मैं इस फाइल को सर्वर के ऊपर अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसको आर्काइव में डाल दूंगा और मैं इसको जिप फाइल में करके जिप से कंप्रेस करूँगा। ठीक है, जिप से कंप्रेस करता हूँ, देखने में दोनों फाइलें सेम लगेगी। ये भी देखें, ये देखें, दोनों का देखने में सेम लग रही है, लेकिन दोनों की एक्सटेंशन डिफरेंट है, एक की जिप है और एक की RAR फाइल है। तो सर्वर से जो हम फाइल डाउनलोड करते हैं वो हमारे पास जिप फाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने अपने फाइल मैनेजर में दोबारा से वापस आ जाना है। जैसे ये हमने फोल्डर खोले हुए हैं beingdigita.com, उसके बाद हमने अपना फोल्डर खोला था बैच1 के नाम का। ठीक है, और यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर यहाँ पे अपने वर्डप्रेस अपलोड करना है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वर्डप्रेस अपलोड हुआ है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फाइलें नज़र आ रही हैं, लेकिन जब आप नया काम करते हैं तो आपके फोल्डर अमूमन खाली होते हैं। हमने एक क्लास पहले ली थी, सेम क्लास थी जिसमें हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, वही क्लास हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइलें पड़ी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने वर्डप्रेस अपलोड करना है, आप आएंगे सिंपल, ये ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड का, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट फाइल करेंगे और जहाँ पे आपने अपना वर्डप्रेस डाउनलोड किया है वहाँ से आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस अपलोड हो जाएगा। मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सर्वर पे ऑलरेडी अपलोड हुआ है। यहाँ से आपकी 100% फाइल कंप्लीट होगी, आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करके यहाँ पे आएंगे, अगर आपको आपकी यहाँ पे फाइलें शो नहीं हो रही तो आपने घबराना नहीं है, आपने गो के ऊपर क्लिक करना है, आपका फोल्डर रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश होगा तो आपको आपकी फाइलें शो होने लग जाएंगी। आपको शो होगी, आपकी फाइल आपको इस तरह से शो हो रही होगी, जैसे ये लिखा हुआ है वर्डप्रेस और आगे जिप फाइल है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, जैसे नॉर्मल वेबसाइट फोल्डर एक्सट्रैक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, राइट क्लिक करूँगा और ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन है, तो इस जिप में जो फाइलें पड़ी हुई हैं उनको बाहर निकाल दूँ। ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर हमारे सर्वर के ऊपर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट का, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से। और ये हमसे पूछ रहा है कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँ, ये हमारे पास बैच1 का फोल्डर ओपन हुआ है, मैं कह रहा हूँ इसी फोल्डर में आप एक्सट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं जी, हमारा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें वर्डप्रेस का फोल्डर नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद फिर मैं कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है और आपने इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करेंगे तो आपको आपके अपने वर्डप्रेस का फोल्डर नज़र आ जाएगा, ये आपके पास वर्डप्रेस का फोल्डर है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इस नाम के ऊपर डबल क्लिक करें तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लास 1 कर देते हैं और मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि मैंने wordpress.org से एक जिप फाइल वर्डप्रेस की डाउनलोड की है और अपने सर्वर के ऊपर आके इसको डाल दिया है। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये मैंने जिप फाइल जो डाली है ये किस तरह काम कर रही है, कि किस तरह से शो हो रही है। तो इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए आपने जाना है, एक नया टैब खोलना है, प्लस में आप चले जाएँ। ठीक है, हमारा जो डोमेन है ये beingdigita.com हमारा डोमेन है। ठीक है, उसके बाद हमने आगे कौन सा फोल्डर बनाया था जी, किस फोल्डर में हमने काम किया था, बैच1। हम लिख देते हैं जी बैच1। बैच1 के बाद हमने वर्डप्रेस को क्या नाम दिया था,
क्लास 1 स्लैश कर देते हैं क्लास और 1, इसको हम एंटर कर देते हैं। हमारी फाइलें क्लास 1 के अंदर पड़ी हुई है। अब हम इसको ऐसे एक्सेस करते हैं तो देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। इसको हमने एक्सेस किया तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का विज़ार्ड आ गया। विज़ार्ड का नॉर्मल मतलब है जादूगर, ठीक है, सिंपल ज़बान में, लेकिन इस ज़बान में विज़ार्ड ये है कि जो आपका काम ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। इसमें आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि अगर हम इसको फॉलो करें तो क्या हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास आ गया है लैंग्वेजेस का। अब अक्सर हम अमूमन हमारे पास ये होता है कि हमारा क्लाइंट आ जाता है किसी और लैंग्वेज में, कहता है मुझे फ्रेंच में वेबसाइट बना के दो या जर्मन में बना के दो। तो अभी हम उसको स्टार्ट में हमें ना जर्मन समझ आती है ना फ्रेंच समझ आती है, हम तो डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं बना सकते। उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम वेबसाइट बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और जब हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं तो हम अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज जो है वो चेंज कर देते हैं बाद में। तो यहाँ से भी हम इंग्लिश लैंग्वेज सेट कर देते हैं, बाद में ये लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो आगे अब इस स्टेप पे हमें कह रहा है कि अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास ये 5 चीज़ें होनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, ये कह रहा है आपके पास एक डेटाबेस नेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ कह रहा है डेटाबेस पासवर्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ में कह रहा है कि दूसरी चीज़ में डेटाबेस यूज़र नेम, तीसरी में डेटाबेस पासवर्ड, चौथी में डेटाबेस होस्ट, और पांचवी में डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स। ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है, मैं लेट्स गो करता हूँ, तो मैं आगे जाके फिर भी रुक जाऊँगा। जब तक मैं ये चीज़ें फिल नहीं करूँगा मैं आगे जा ही नहीं सकता, मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल ही नहीं कर सकता। इसलिए मुझे ये 5 चीज़ें पूरी करनी ज़रूरी है। अब दोबारा से मैं अपने जो है कंट्रोल पैनल के अंदर वापस आ जाऊँगा। कंट्रोल पैनल के अंदर पहला काम हमने किया था फाइल मैनेजर के थ्रू। फाइल मैनेजर में हम गए थे, वहाँ पे जाके हमने अपने वर्डप्रेस की फाइल अपलोड कर दी थी। अब यहाँ पे हमारा दूसरा काम है डेटाबेसेस के साथ। डेटाबेसेस आप स्क्रॉल करके यहाँ से इधर से भी ढूंढ सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ पे लिखें डेटाबेस और आपकी डेटाबेस यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है MySQL डेटाबेसेस के अंदर। इसके अंदर इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 खुद ही नजर आने लग जाएंगे। डेटाबेस ओपन की है तो उसके बाद हमारा ऑप्शन कर रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस। इसके अंदर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लास 1, मैंने अपनी डेटाबेस को नाम दे दिया। अब क्रिएट डेटाबेस करता हूँ तो एक चीज़ आपने गौर करनी है, मैंने अपनी डेटाबेस को नाम दिया है क्लास 1, लेकिन डेटाबेस का नाम क्लास 1 नहीं है क्योंकि इसके साथ एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। ये भी अगर आप गौर करें तो ये पूरा हमारा डेटाबेस का नेम है, ठीक है। मोस्टली जो यूज़र स्टार्ट में मिस्टेक करते हैं वो समझते हैं कि मेरे डेटाबेस का नाम क्लास 1 रखा है तो मेरी डेटाबेस का नाम क्लास 1 होगा। क्लास 1 नहीं होता, उसके साथ जो प्रीफिक्स होता है वो भी साथ उसकी डेटाबेस का नाम होता है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। डेटाबेस का नाम हमने रख दिया है, एक चीज़ हमारी पूरी होगी। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस का यूज़र नेम बनाना है। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन है। ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया है ऐड न्यू यूज़र का। तो यहाँ पे हम अपना यूज़र बना देते हैं। इस यूज़र को भी हम यही नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज़ पे। डेटाबेस का यूज़र का नाम हमने दे दिया और उसके बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड दे सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से यहाँ कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं, या फिर आप जो है पासवर्ड जनरेटर में जाएं और ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड खुद ही जनरेट करके दे देगा। मैं ये पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपनी फाइल में सेव कर लेता हूँ। सेव करने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैंने अपने विजन में ये चीज़ें यूज़ करनी है, इसीलिए मैं साथ साथ सेव कर लूँ। इन चीज़ों को आपने भी स्टेप्स के दौरान सेव करना है। ये मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया है, ये मुझे कह रहा है कि आपने कॉपी कर लिया। मैं कह रहा हूँ जी कॉपी कर लिया है और इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया तो ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद नीचे अगला ऑप्शन है क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा तो मेरा यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास 2 चीज़ें रेडी हो गई हैं। मैं इसका नाम भी यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि सेम है हमारे डेटाबेस के नाम के साथ। अब 2 चीज़ें हमारी रेडी हो गई है, डेटाबेस नेम भी रेडी हो गया है, पासवर्ड भी रेडी हो गया, यूज़र भी रेडी हो गया। 3 चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। लेकिन एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अभी रहता है। डेटाबेस भी हमारी बन गई है और यूज़र भी हमारा बन गया है, लेकिन डेटाबेस को पता ही नहीं है कि मेरा यूज़र कौन है, मुझे कौन सा यूज़र यूज़ करेगा, और यूज़र को भी नहीं पता कि मैंने कौन सी डेटाबेस एक्सेस करनी है। अब वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करने से पहले हमें डेटाबेस और यूज़र को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी डेटाबेस में आ जाना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। यहाँ से आपने अपनी पहले जो है पहला ऑप्शन है यूज़र का, यहाँ से आप अपना यूज़र सेलेक्ट कर लें। हमारा यूज़र है क्लास 1 और साथ हमारी डेटाबेस है, डेटाबेस भी हम सेलेक्ट कर देते हैं क्लास 1।
दोनों चीज़ें हमने सेलेक्ट कर दी हैं, अपना यूज़र भी सेलेक्ट कर दिया और अपनी डेटाबेस भी सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली क्लिक कर देना है ऐड के ऊपर। इसको हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने यूज़र को कौन से प्रिविलेजेस देना चाहते हैं। प्रिविलेजेस से मुराद है कि आप अपने यूज़र को कौन कौन से इख्तियारात देना चाहते हैं। मतलब कि आपका यूज़र डेटाबेस के साथ क्या क्या कर सकता है। डेटाबेस में सिर्फ डेटा ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, क्या कर सकता है। हम इसको सिंपली कहते हैं कि ऑल प्रिविलेजेस कर दो, इसको मास्टर यूज़र बना दो। ये डेटाबेस का मास्टर यूज़र है, ये सारे हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो डेटाबेस के साथ कर सकता है। ऑल प्रिविलेजेस करने के बाद हम इसको मेक चेंजेस कर देंगे। मेक चेंजेस हमने कर दिया, हमारी डेटाबेस जो है वो यूज़र के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम दोबारा अपने वर्डप्रेस के विजिट के ऊपर आते हैं। हमारे पास डेटाबेस नेम रेडी है, यूज़र नेम रेडी है, पासवर्ड रेडी है। अब दो चीज़ें हमारे पास बचती हैं, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। अब डेटाबेस होस्ट का ये सिस्टम है कि मोस्ट ऑफ द सर्वर्स में जो है डेटाबेस होस्ट का नेम जो है वो लोकल होस्ट ही रहता है, इसको हमें चेंज करना ही नहीं पड़ता। बहुत कम ऐसे सर्वर्स हैं जो अपना एक डिफरेंट किस्म का लोकल डेटाबेस नेम देते हैं जो आपको इस जगह पे लगाना पड़ता है। वो आपको सर्वर वाले प्रोवाइड करते हैं, वो आपको बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सर्वर्स में ये लोकल होस्ट होगा तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड टेबल प्रीफिक्स में अगर आप इसको अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मोस्टली किया कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में ये मोस्टली WP रहता है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट सिक्योरिटी पर्पसेस के लिहाज से और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर हैकिंग अटैम्प्ट किया जाता है तो वो WP की एक्सटेंशन के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो प्रीफिक्स है वो WP होता है नॉर्मल वेबसाइट का। और अगर आप इसको चेंज कर दें तो अगले बंदे को थोड़ा सी मुश्किल होगी आपकी वेबसाइट को हैक करने में या उसको कंप्रोमाइज़ करने में। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब वन बाय वन हम जो ये चीज़ें फिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस नेम है, इसको यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास यूज़र नेम है जो कि हमारा सेम है, इसको हम सेम टू सेम इसी तरह पेस्ट कर देते हैं। डेटाबेस का नेम भी सेम है और यूज़र नेम का भी सेम है। फिर आ जाते हैं हम अपना पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमारी सारी की सारी 5 के 5 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो अब हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दिया है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है जिसमें ये कह रहा है कि आप अपनी इंस्टॉलेशन पूरी कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। ये आपके पास जो स्क्रीन आ रही है ये आपकी लास्ट स्क्रीन है आपके टोटल प्रोसेसेस की। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है साइट टाइटल आ रहा है। साइट टाइटल में ये है कि आप जिस बंदे के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, जिस चीज़ की कंपनी की बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं, यहाँ पे आप वो टाइटल दे सकते हैं। अगर आपको फिलहाल नाम नहीं पता तो आप स्टार्टिंग में कोई भी नाम दे सकते हैं जिसे आप बाद में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपने यूज़र नेम देना है और अपनी वेबसाइट को पासवर्ड देना है। ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को बाद में एक्सेस करेंगे। स्टार्टिंग में ये था कि आप पासवर्ड की मदद से अपने cPanel में एंटर हुए थे, लेकिन वर्डप्रेस आपने एक बार अगर इंस्टॉल कर दिया तो आपको अपने cPanel कंट्रोल पैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, कंट्रोल पैनल से आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। ये जो स्टेप आप कर रहे हैं ये सिर्फ आपके स्टार्टिंग में यूज़ होंगे, उसके बाद आपके ये स्टेप्स यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप इसका यूज़र नेम रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूज़र नेम के हवाले से कि यूज़र नेम जो आप रखते हैं, यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटाबेस में एंटर हो जाता है, सारे इसके टेबल्स बन जाते हैं, तो यूज़र नेम को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको यूज़र चेंज करना पड़ जाए, तो फिर इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक नया यूज़र क्रिएट करें, उसको मास्टर एडमिन बनाएं और पुराने यूज़र को जो है आप डिलीट कर दें। ये एक सोल्यूशन है इसका, लेकिन आप इसको रीनेम नहीं कर सकते। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आप यूज़र एडमिन नेम जो है चेंज नहीं कर सकते। तो हमने अपने साइट को टाइटल दे दिया है, यूज़र नेम दे दिया और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पासवर्ड का। तो हम इसको क्या करते हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं। हमने इसको दे दिया है एडमिन 786 और ये हमें कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है बहुत वीक है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। नीचे ऑप्शन है कन्फर्म यूज़ अ वीक पासवर्ड। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि मतलब मैं अपनी मर्जी से एक वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ईमेल का। ईमेल में आप इसको कोई भी ईमेल दे सकते हैं। ये ईमेल इसलिए यूज़ होगी कि फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप इस ईमेल के जरिए आप अपनी वेबसाइट का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। आप रिकवर करेंगे तो इस ईमेल पर आपको रिकवरी ईमेल आ जाएगी और आप इसको रिकवर कर सकते हैं। और भी काफ़ी जगह पे यूज़ होती है, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और डिफरेंट किस्म की प्लेसेस पे ये ईमेल यूज़ होती है। तो लास्ट में हमारा एक ऑप्शन आ जाता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में शो हो। जैसे आप गूगल पे कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो आगे कितनी सारी वेबसाइट्स निकल के आती है,
तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे शो हो? अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, अगर जनरली तौर पे देखा जाए तो वेबसाइट को शो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम वेबसाइट क्लाइंट के लिए बना रहे हैं और वेबसाइट हमारे सर्वर पे पड़ी हुई है, तो हम इसको करेंगे कि ये सर्च इंजन पे शो ना हो, क्योंकि ये सारा अभी जो है हमारा कस्टम डोमेन है, अपना डोमेन है। तो ये इसको अभी हम डिस्करेज कर देते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये सर्च इंजन पे शो ना हो। लेकिन जब हम वेबसाइट तैयार कर लेंगे, पूरी फुल रेडी कर देंगे और इसको उठा के क्लाइंट के सर्वर पे मूव कर देंगे, उसके डोमेन के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो फिर ये वाला जो टिक है हम वहाँ से बैक एंड से रिमूव कर देंगे, तब वो इस वेबसाइट को इंडेक्स होना चाहिए। अभी इस वेबसाइट को इंडेक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेवलपमेंट फेज में। हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और हम यहाँ से लास्ट स्टेप क्लिक करते हैं, इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड आवर वर्डप्रेस शुड बी इंस्टॉल। अभी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, इसके ऊपर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्या था, किसी को याद है? एडमिन और एडमिन 786, ये हमने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दिया और अब हम इसको इंटर कर देते हैं। हमने अपना यूजर नेम ऐड किया है, पासवर्ड ऐड किया है, तो हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं। हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। जब नया वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो वो आपको कुछ इस तरह से शो होता है। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ मॉड्यूल शो हो रहे हैं जो स्टार्टिंग में वर्डप्रेस में होते हैं। इसके अलावा जब आप थीम या प्लगइन ऐड करते हैं तो ये टाइम बाय टाइम ये यहाँ पे मॉड्यूल्स बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड पे आप अपनी वेबसाइट को देखना चाहें तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आके विजिट पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन है, इसीलिए हमें यहाँ पे ऊपर टॉप पे देखें तो एक पैनल शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इस वेबसाइट को प्राइवेट विंडो में एक्सेस करें जहाँ पे हम लॉगिन नहीं है तो हमें वो पैनल शो नहीं होगा। तो अभी अगर हम अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा लिंक लिखा हुआ है, इसके साथ हम लिखेंगे WP डैश एडमिन। क्या हमने अपना डोमेन का नाम लिखा हुआ है जो ऊपर, उसके साथ हम /WP डैश एडमिन लिखेंगे तो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन फिर से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और दोबारा से हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। ये एडमिन के लिए। नॉर्मल यूज़र को वेबसाइट जो है इस तरह से शो होगी। तो ये हमारे कोई स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम एक नॉर्मल फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए जो है आपने ये प्रोसेस स्टेप जो है काफ़ी बार रिपीट कर लिया ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। ये भी इसको समझाने में शायद 10-15 मिनट लग गए, लेकिन ये अगर आप देखा जाए तो ये 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम का प्रोसेस नहीं है। जितना टाइम आप इसके ऊपर लगाएंगे इतना ये आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक बार जो है मैं ये सारे जो स्टेप्स हैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सर्वर मौजूद होना चाहिए, ठीक है, और एक डोमेन मौजूद होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अपने सर्वर के ऊपर लॉगिन करेंगे, अपने सर्वर का अपने डोमेन का नाम लिखेंगे एड्रेस बार में और /cpanel लिखेंगे। cpanel लिखेंगे, उसके बाद हमसे बोलेगा कि आप अपने cpanel का यूज़र नेम ऐड करो और पासवर्ड ऐड करो। पूरी डिटेल्स ऐड करने के बाद हम अपने cpanel में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने फाइल मैनेजर में जाना है और अपना रेलेवेंट डोमेन ढूंढना है जिसके अंदर हम काम करना चाह रहे हैं। हमारे केस में हम जिस डोमेन पे काम कर रहे हैं उसका नाम है beingdigita.com। उस डोमेन में हम चले जाएंगे। उसके अंदर और भी काफ़ी सारी फाइल्स हैं जिनको हमने फिलहाल के लिए एक्सेस नहीं करना क्योंकि हमने अपने टू द पॉइंट अपनी रिलेटेड चीज़ से स्टिक करके रहना है। तो इस डोमेन में हम चले जाएंगे, वहाँ पे एक फोल्डर होगा बैच 1 के नाम पर, जो हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, बैच 1 है। बैच 1 के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपना जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने है। उसके लिए ये है कि आप पहले चले जाएँ wordpress.org के अंदर, वहाँ से आप अपने वर्डप्रेस डाउनलोड करें। स्टार्ट पे अगर आप डाउनलोड करके अपलोड करते हैं तो बेटर है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सर्वर के ऊपर अगर वर्डप्रेस पड़ा हुआ है तो बार बार उसे अपलोड न किया जाए, क्योंकि एक बार फाइल पड़ी हुई है तो बार बार उसको अपलोड करने का क्या फ़ायदा। लेकिन आपके लिए ये है कि आप एक बार वो स्टेप परफॉर्म करें, आप वहाँ से डाउनलोड करें और फिर उसको अपलोड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये तो आपको पड़ा हुआ मिल गया, लेकिन आपने क्या करना है कि वहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। अपलोड जब आप करेंगे फिर आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करके आपने फोल्डर को रीनेम कर देना है।
रीनेम जब आप करेंगे, रीनेम करने के बाद फिर आपने अपने उस फोल्डर को एक्सेस करना है नए टैब के अंदर। नए टैब के अंदर हम चले जाएंगे, beingdigita.com लिखेंगे, फिर बैच 1 के फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। बैच 1 के फोल्डर के अंदर आपने जिस नाम का अपना वर्डप्रेस का फोल्डर बनाया होगा उसको हम लिखेंगे। उसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास वर्डप्रेस का विजिट आ जाएगा, सेटअप। जैसे जैसे हम स्टेप्स परफॉर्म करते जाएंगे तो वो आगे हमें बताएगा कि आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत है। जी जी, काफ़ी सारे डाल सकते हैं आप, ये मैनुअल प्रोसेस है। स्टेप्स जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो आगे हमें बोलेगा कि आपको डेटाबेस नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तो वहाँ पे जाके हम स्टक हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा अपने कंट्रोल पैनल में जाना है, वहाँ पे आपने MySQL डेटाबेसेस को सर्च करना है। जैसे ही आप उसको खोलेंगे, 1 बाय 1 स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाएंगी। पहला ऑप्शन आपके पास होगा ऐड न्यू डेटाबेस, वहाँ पे नाम लिख के आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा MySQL डेटाबेस में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे ऑप्शन होगा ऐड न्यू यूज़र का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, नया यूज़र नेम और उसको पासवर्ड दे के हम नया यूज़र बना सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास होगा ऐड यूज़र टू डेटाबेस, हम अपना जो यूज़र नेम बनाया होगा उसको इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी जब रेडी हो जाएगी तो फिर से हम अपने उस टैब के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे हमने अपना वर्डप्रेस का विजिट ओपन किया हुआ है। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा पहला वर्डप्रेस डेटाबेस नेम का, वो नेम हम वहाँ पे देखेंगे जो हमने क्रिएट किया था अपने cPanel के थ्रू। फिर यूज़र नेम लिखेंगे और फिर पासवर्ड लिखेंगे। बाकी दो चीज़ें सेम रहेंगी, उनको आपने चेंज नहीं करना और फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी साइट का टाइटल देना है, एडमिन नेम देना है, पासवर्ड देना है, ईमेल दे के आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें, अभी शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो लेकिन आज ये रिकॉर्ड भी हो गया है तो आपने जाके इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो आखिरी वाली जो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना, उस पर आपके 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये 2 मिनट से ज़्यादा का प्रोसेस है ही नहीं है। ठीक है, तो हम तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास भी सर्वर होना चाहिए। ये सर्वर इसकी डिटेल में आपको सेंड कर दूंगा, ये आप सब। ठीक है, तो आपने नहीं ये परचेज किया हुआ है लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये लोकल होस्ट नहीं है। लोकल जो सर्वर होते हैं लोकल होस्ट वाले वो ऑफलाइन आप उस पर काम कर सकते हैं, लोकल XAMPP और RAM सर्वर के थ्रू। तो ये ऑनलाइन सर्वर है। ऑनलाइन सर्वर का ये है कि हम ऑनलाइन सर्वर पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें काम करके क्लाइंट को दिखाना होता है, तो इसके लिए हम काम यहाँ से करते हैं, हमारा काम रेडी होता है, हम क्लाइंट को लिंक भेजते हैं, वो लिंक देखते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम ऑफलाइन सर्वर पे काम करें तो फिर हम क्लाइंट को नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसे हमें लाइव करना पड़ेगा, ऑनलाइन नेट के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। इंटरनेट पे लाएंगे तो तभी वो देख सकेगा। पर जी प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, यही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो